हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आरयू के छात्र संघ चुनाव मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन के चलते हाईकोर्ट ने रद्द किया चुनाव। 23 अगस्त को डाले गए थे वोट। निकाय चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने राज्य, ब्लॉक और जिला कार्यकारिणियों को किया भंग। प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट राहुल गांधी से जल्द करेंगे मुलाकात। प्रदेश के पुराने अनुभवी नेताओं को फिर मिल सकती है जगह। नगर निगम मेयर के बाद डिप्टी मेयर का चयन। जयपुर से मनोज भारद्वाज बने डिप्टी मेयर। उदयपुर से लोकेश द्विवेदी और भरतपुर से इंद्रपाल सिंह के नाम पर लगी मुहर। संसद में काले धन पर मचा बवाल जारी। टीएमसी सांसद काले शॉल पहनकर पहुंचे संसद। विपक्ष खाताधारकों के नाम उजागर करने की मांग पर है अड़ा। सार्क सम्मेलन के अंतिम दिन मोदी नवाज के मिले हाथ, लेकिन दूरियां अभी भी जारी। सम्मेलन की समाप्ति के बाद रात 10 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। जम्मू कश्मीर के अरनिया में सेना आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। फायरिंग में एक जवान शहीद, 2 आतंकी भी ढेर। रुक रुक कर जारी है फायरिंग। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फिल ह्यूज का निधन। मैच के दौरान सिर में गेंद लगने से हुए थे घायल। 2 दिन से कोमा में थे फिल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाते हुए छात्र संघ चुनाव को रद्द करने का फैसला सुनाया। बता दें कि 23 अगस्त को वोटिंग होने के बाद हाईकोर्ट में छात्र संघ चुनाव में अनियमितताओं को लेकर एक याचिका डाली गई थी। तब से यह मामला हाईकोर्ट में लंबित था। तो इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकुर जाकड़, हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हाईकोर्ट का फैसला आया है, बड़े दिनों से यह मामला कोर्ट में लंबित था, लेकिन अब क्या कुछ लगता है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से पिछले 3 महीनों से ये मामला कोर्ट में चल रहा था, उसको लेकर के छात्रों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और उसको लेकर के आज जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इस जो चुनाव है उनको रद्द किया गया है 2014 के। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और कही है कि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय चाहता है कि आगामी दिनों में चुनाव हो, आगामी सालों में चुनाव हो, तो उसको लेकर के एक शपथ पत्र यहाँ पे हाईकोर्ट में पेश किया जाए। साफ तौर पर जो मामला है उसको आचार संहिता के उल्लंघन करने, साथ ही साथ जो भी यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है उस दौरान यहाँ पे पुलिस और छात्रों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, छात्रों में आपस में जो भी मुठभेड़ हुई है, उन सब मामलों को सुनते हुए आज हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। उसको लेकर के हालांकि यहाँ पे छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है और इसी रोष के चलते उनका साफ तौर पर कहना है कि वे अब डबल बेंच पे जाएंगे और इस मामले की वापस से सुनवाई की जाएगी। जी अंकुर, लेकिन छात्रों का क्या कुछ कहना है? अगर चुनाव होता है तो क्या लगता है कि जो यहाँ पर पार्टियां हैं, जो एक दल अपना अपना यहाँ पर बनाया गया है, उनके लिए सही है, या फिर अब छात्रों के लिए ये जो चुनाव हुए थे उसको दोबारा बहाल कराने की जरूरत है? क्या कुछ छात्रों की प्रतिक्रिया है? हम बताना चाहेंगे जिस तरह से एबीवीपी, एनएसयूआई व निर्दलीय यहाँ पर उम्मीदवार अपने अपने स्तर पे यहाँ पे तैयारियां करते हुए पहुंचे, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि एबीवीपी जहां एक और कहती नजर आ रही है कि मामला भले ही यहाँ पे आचार संहिता का है, लेकिन फिर भी वे हाईकोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं यहाँ पे संबंध रखती हुई नजर आ रही है। वहीं एनएसयूआई और निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पे सरकार इसमें दखल अंदाजी की है, सरकार द्वारा यहाँ पर जो कोर्ट में फैसला हुआ है उसमें खलल दिया गया है और उसको लेकर के अब वो सरकार पे उंगली उठाते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी दिनों में चुनाव ना हो, क्योंकि पिछली बार जब वसुंधरा राजे की सरकार आई थी वर्ष 2004 में, तब भी यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगाया था और एक बार फिर यहाँ पे वसुंधरा राजे की सरकार में ही यहाँ पे राजनीति, छात्र राजनीति को खत्म करने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। तो कुल मिला के जो छात्र हैं उनमें रोष प्रशासन को और हाईकोर्ट के फैसले दोनों को लेकर के देखा जा रहा है। लेकिन गलती तो यहाँ पर मान ली गई है। हाईकोर्ट ने माना है कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन किया गया था। इसके बाद ये पूरा फैसला लिया गया है। लगभग इतने दिन पेंडिंग चल रहे मामले के बाद ये फैसला लिया गया है। छात्रों की गलती तो साफ दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, छात्रों की गलती साफ तौर पे दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन जिन भी छात्रों के द्वारा हुआ है उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे जो परिणाम पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है उसको लेकर के छात्रों में अब रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी कार्रवाई है वो जिनने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया है ऐसे छात्रों के खिलाफ होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर जिस तरह का परिणाम बिना घोषित किए यहाँ पे उसे रद्द करने की बात की गई है, क्योंकि पिछले 3 महीने से ये मामला कोर्ट में चल रहा है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब कोर्ट को ये मामला रद्द करना ही था, जब ये चुनाव रद्द करने ही थे, तो आखिर क्यों ये 3 महीने तक इस मामले को अटकाया रखा। चलिए अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला आया है, चुनाव को रद्द कर दिया गया है। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। जयपुर के थाना जवाहर सर्किल के पास एक घर की छत से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात कुछ दोस्त अपने ही घर की छत पर पार्टी कर रहे थे। इस पर पड़ोसियों द्वारा इसका विरोध करने पर झगड़े की नौबत आ गई। इसी भाग दौड़ में एक लड़के के छत से गिर जाने के बाद उसकी मौत हो गई। बता दें कि मृतक सुबोध कॉलेज में बीकॉम का छात्र था। रात को करीब 1:30 से 2 बजे की घटना है। 6/24 मकान नंबर में एक फ्लैट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहे थे। उनकी करीब 9 बजे पड़ोस वाले किसी लड़के से झड़प हो गई थी। इसी बात को लेके पड़ोस वाले करीब 1:30 से 2 बजे 10-15 व्यक्ति आए और उनको ढूंढा, उनके साथ में मारपीट की। और जो मृतक है वो डर के मारे छत से गिरने से उसकी मौत होना प्रतीत हो रहा है। मृतक का पोस्टमार्टम वगैरह करवा रहे हैं और अदर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और उनसे भी पूछताछ करके जो भी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो छात्र की मौत हुई है, जिसके बाद हंगामा भी देखा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी जयपुर से। पुलिस पर छात्रों ने पथराव किया है। आपको बता दें कि विरोध जताया जा रहा है छात्रों की तरफ से। कॉमर्स कॉलेज के पास की ये घटना बताई जा रही है, जिसके बाद छात्रों का विरोध सामने आ रहा है। छात्र की मौत को लेकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर से बड़ी खबर है, पुलिस पर छात्रों ने पथराव किया है, पुलिस पर यह हमला किया गया है। कॉमर्स कॉलेज के पास की घटना बताई जा रही है। छात्रों का विरोध देखा जा रहा है। छात्र की मौत के बाद बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, हमारे साथ दीपक चावला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, जानकारी क्या कुछ मिल रही है? छात्र की मौत हुई थी, जिसके बाद उसके जो दोस्त हैं या फिर कॉलेज के जो छात्र हैं वो बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, मैं जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा कि कल देर रात जो छत से गिरने से जो युवक की मौत हुई थी, जो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, और उसको देखते हुए जो यादव कॉमर्स कॉलेज के पास में जो यादव हॉस्टल के उन छात्रों ने जो है आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और उन्होंने इस पर जो है गिरफ्तारी की मांग लेकर जो है पुलिस पर पथराव भी किया है। और भारी मात्रा में जो है इस समय जो है पुलिस वहां पर तैनात है और दोनों तरफ से पुलिस की तरफ से भी जो है लाठीचार्ज की गई है और जो छात्र है वो भी पथराव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से छात्र की मौत के बाद जो है पूरे छात्र एकजुट होकर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नियम के विरुद्ध भी है। फिलहाल जो आक्रोश है वो छात्रों के आंखों में साफ तौर पे देखा जाता है और उसी के चलते उन्होंने जो है पुलिस पर दावा बोलते पथराव भी किया है। जी संजय, लेकिन यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं वो पड़ोसियों पर लग रहे हैं कि झगड़ा किया गया था, जिसके बाद ये घटना हुई है। क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि देर रात जब पार्टी चल रही थी तो उसी दौरान जो है पड़ोसियों ने इसका विरोध जताया था। उसके बाद जो है आपसी कहासुनी को लेकर जो पड़ोसी ने अपने दोस्तों को बुला लिया और उसके बाद जो लड़ाई की घटना जो सामने आई थी, तो इस पर जो है पुलिस ने हालांकि जो पड़ोसी है उसको भी हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। जो है पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। बाकी इस तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो कहीं ना जो प्राथमिक तौर पर जो बात जो सामने आई है इसमें ये आई है कि ये जो है वो हादसा है या हत्या है। पुलिस इस मामले में हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इस पर तफ्तीश किस तरह से की जा रही है? जी बिल्कुल, जो पुलिस ने जो है मृतक के जो परिजन है उनको आश्वासन दिया है कि उनको जो है न्याय मिलेगा और इसी को लेकर जो पुलिस हिरासत में मिली है। आखिर कुछ समय बाद जो है इसमें जो तस्वीरें जो साफ हो जाएगी, आखिर कौन इसमें गुनहगार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए ही आज जो है पथराव भी किया है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी को लेकर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर छात्र की मौत के बाद हंगामा दिखाई दे रहा है। छात्रों ने यहां पर पथराव किया है पुलिस पर। हालांकि मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए।
बढ़ते आगे, नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का कहना है कि राज्य सरकार हर शहर के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान तैयार कर रही है, जिससे शहरों का विकास किया जा सके। इसके अलावा निकायों को मजबूत करने के लिए सरकार कॉरपोरेशन एक्ट में भी बदलाव करने के लिए पूरी तरह से आगे आई है। इससे नगरीय विकास में निकायों को ज्यादा अधिकार मिल सकेगा। आज तक केवल मास्टर प्लान बनते रहे, जिनमें रोजाना तब्दीलियां होती है। कई बार मास्टर प्लान में हजारों बार तब्दीलियां होती हैं। इस बार नेशनल मास्टर प्लान बनेगा। पहले मेरे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर शहर के लिए मास्टर प्लान के साथ साथ सिटी डेवलपमेंट प्लान भी बने। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान राजस्थान के पूरे शहरों के लिए बनेगा और उसी के अनुकूल टाइम बाउंड ढंग से हम उस डेवलपमेंट को कन्वर्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेयर चुनाव के बाद सभी नगर निगमों में डिप्टी मेयर को चुना जा रहा है। जयपुर से मनोज भारद्वाज को नगर निगम का डिप्टी मेयर बनाया गया है। डिप्टी मेयर चुने जाने के साथ ही बीजेपी नेताओं ने भारद्वाज का जमकर स्वागत किया और फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। तो डिप्टी मेयर चुना जा रहा है। जयपुर में भी मनोज भारद्वाज को डिप्टी मेयर बनाया गया है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में उत्साह देखा जा रहा है और भारद्वाज का स्वागत भी किया गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से। तो डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि निगम चुनाव के बाद अब डिप्टी मेयर के चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां पर निगम चुनाव हो चुके हैं। ऐसा कुछ रेस हमारी ऐसा कुछ नहीं होता है। संगठन कार्यकर्ता है, जो संगठन तय करता है, संगठन ने मौका दिया मुझे, आदेश दिए मुझे, पूरा करूंगा। ऐसा कोई रेस नहीं होती कहीं भी। हम लोग बस ड्रीम सिटी, क्लीन सिटी, हेरिटेज सिटी काम करेंगे। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी? एक जो नगर निगम के लिए जो प्राथमिकता होती है, सफाई की व्यवस्था की होती है, ठीक है, रोड केस होती है, बाकी ऐसी जो अब बिजली पानी इन सब के लिए होता है। काम करेंगे इसके लिए, सामूहिक रूप से काम। तो बढ़ते आगे, कोटा नगर निगम में उप महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान भाजपा के दो गुटों में धक्का मुक्की और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। कोटा उत्तर से विधायक प्रहलाद गुंजल की ओर से ब्रजेश शर्मा नीटू ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं लाडपुरा विधायक भवानी सिंह राजावत की ओर से सुनीता व्यास ने दावेदारी जताई है। ऐसे में पार्टी के भीतर गुटबाजी को दबाने के लाख प्रयास करने के बावजूद भी धड़ेबंदी हावी रही। अब दोपहर बाद दोनों ही दावेदारों के लिए मतदान होगा, जिसमें भाजपा के 53 पार्षद अपने उप महापौर का चुनाव करेंगे। भरतपुर नगर निगम के लिए उप महापौर इंद्रपाल सिंह निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उप महापौर की दावेदारी के लिए भाजपा की तरफ से इंद्रपाल सिंह का ही सिर्फ एक ही फॉर्म उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जो कांग्रेस की तरफ से किसी ने उप महापौर की दावेदारी कांग्रेस की तरफ से नहीं जताई, जिसके बाद इन्हें विजेता घोषित कर दिया। MLA साहब, MP साहब, अपने महापौर सब और बाकी के सारे कार्यकर्ता और सभी का धन्यवाद। पार्टी ने मेरे को इस लायक समझा। बाकी जो भी जनहित में जनता के लिए जहाँ भी प्राथमिकता होगी उन सभी कामों को किया जाएगा और भरतपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो भी प्रयत्न होंगे हम सब लोग मिलकर अच्छी बात। थैंक यू। तो यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। एक सुबह का ख्वाब है शायद कि मीरा के कृष्ण भी मिले और विद्यापति के भोले शंकर, जहां महाराणा का स्वाभिमान भी जिए और 80 की उम्र का संग्राम भी दिखे। बीच का रास्ता दूर दुनिया को छूने के बाद बुद्ध महावीर की असली जमीन पर भी तो उतरे। बिरसा की अमानत जंगल है, तो कहीं जिंदगी की जमानत है रेत। क्या है जो पूरब और पश्चिम की कड़ियां साथ में पिरोता है? न्यूज इंडिया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एक रास्ता जो मुकम्मल मंजिल है।
बियाबानों, रेतों और खुरदरी राहों से खबरें पूछती हैं आपका पता। ये सीमा है, भारत पाक सीमा। आजादी किस कीमत पर बरकरार होती है समझने के लिए आपको सीमा पर एक बार आना पड़ेगा। रास्ते में जो मिला उसे बताती है अपना हाल। कुछ दास्तां जो अनसुनी पड़ी थी कहीं, दामन में समेट कर उसे वो घूम रही है डगर डगर, नगर नगर। और अब हमारे और टाइगर के बीच का फासला बहुत कम है, शायद 10 फीट भी नहीं। खबरों के सफर के हमराही अब आपके साथ न्यूज़ इंडिया पर गंगेश कुंजन। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लिए चलते हैं आपको रांची की हटिया, जहां पर नितिन गडकरी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फिर इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने कहा हम गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर सोनिया गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आज पंडित जी का पंतु राहुल गांधी भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहा। किसकी गरीबी दूर हुई है? किसानों की, मजदूरों की गरीबी दूर हुई है? यादव हो, कुर्मी हो, ब्राह्मण हो, किसकी गरीबी दूर हुई है? बहनों और भाइयों, गरीब और गरीब होते जा रहा है। और मैं आपसे ये बात कहने के लिए आया हूं कि आपके गरीबी और भूखमरी और बेरोजगारी का कारण क्या है? गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। अस्पताल की हालत यही बनी हुई है कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए। ऐसी सरकारी अस्पताल की हालत है। सीमा जी बता रही थी कि लोग बोलते हैं बिजली चाहिए। बिजली है हमारे यहां। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर मेरे क्षेत्र में नागपुर में हम इतनी बिजली तैयार करते हैं वहां के किसान कि आपके रांची शहर को जितनी बिजली लगती है उससे ज्यादा बिजली हम हमारे किसान तैयार करते हैं। आपका जो चावल आप तैयार करते हैं उससे जो राइस हस्क, उसको आप क्या कहते हैं, भूसा, हम भूसे से बिजली तैयार करते हैं, बगास से बिजली तैयार करते हैं। यहाँ के किसान क्यों नहीं कर सकते? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक शायर ने कहा है, वो केवल उसकी शायरी में बता रहा हूं, मैं किसी को कुछ कह रहा हूं। उसने कहा कि इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। अब मैं न किसी को गधा कह रहा हूं, न किसी को च्यवनप्राश खिला रहा हूं। समझने वाले को इशारा काफी होता है कि क्या हो रहा है। हम देश के तस्वीर को बदलना चाहते हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। अगर देश की परिस्थिति को और राज्य की परिस्थिति को सुधारना है तो दो क्षेत्र महत्व के हैं। एक है उद्योग। उद्योग का विकास करना है तो चार बातें जरूरी है।
वाटर, पानी, बिजली, पावर, ट्रांसपोर्ट, रास्ते अच्छे चाहिए और कम्युनिकेशन। मुझे आश्चर्य होता है कि रोड की हालत खस्ता हुई है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब मैं महाराष्ट्र में रोड निर्माण विभाग का मंत्री था। और आपको कभी मौका मिलेगा तो जरूर आइए। मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और मैंने समुद्र में एक वर्ली बांद्रा, जो आप टीवी पर देखते एक ब्रिज है बहुत बड़ा, वो भी वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और मुंबई और पुणे के बीच में मैंने एक रोड बनाया, एक्सप्रेस हाईवे, जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा रोड है, जहां 140-160 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी दौड़ती है, पेट का पानी भी नहीं हिलता। और आपको ताज्जुब होगा कि 10 करोड़ सरकार से लिए, 4000 करोड़ जनता से कैपिटल खड़ा किया और 2.5 साल में 8000 करोड़ रुपए के काम हुए और उनके पैसे भी वापस हो गए। तब अटल जी ने मुझे कहा कि देश के गांवों को जोड़ने के लिए और अच्छे रोड बनाने की योजना राष्ट्रीय महामार्ग की तुम तैयार करो। उस समय मुझे 60,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मिला। तो सबका विकास हो, गांव, गरीब, किसान, सबका विकास हो। नितिन गडकरी का कहना है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है, बीजेपी को मौका मिलता है तो सबका विकास संभव हो पाएगा। तो बढ़ते आगे। पाकिस्तान की जिद की वजह से बुधवार को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के 8 देशों के बीच संपर्क बढ़ाने संबंधी समझौते पर दस्तखत नहीं हो पाए। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ ने सार्क सम्मेलन के समाप्ति पर काठमांडू के बाहर धूली खेल में आयोजित अनौपचारिक स्ट्रीट के दौरान हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन जरूर किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तान द्वारा भारत समर्थित प्रस्तावों को ठुकराने की वजह से ही नाकाम माना जा रहा है। माना जा रहा था कि ये अनौपचारिक रिट्रीट बाकी सभी सार्क नेताओं के लिए एक मौका है जब वे नवाज शरीफ को भारतीय प्रस्तावों को समर्थन देने के लिए मना सकेंगे। सार्क सम्मेलन के आखिरी दिन भी दुनिया की निगाहें नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ पर टिकी हैं। गुरुवार को भी दोनों के बीच तलखी कुछ कम नहीं होती नजर आई। बताया जा रहा है कि लंच से पहले दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन कोई मुलाकात नहीं की। बता दें कि सार्क समझौते में रोड़ा अटकाने के बाद नवाज अलग अलग थलग पड़ गए थे और वो आज शाम 6 बजे ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे, जबकि पहले उन्हें शुक्रवार सुबह 7 बजे काठमांडू से उड़ान भरनी थी। सार्क सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं। दोपहर में नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए लंच रखा, जबकि करीब 3:45 बजे काठमांडू के सिटी हॉल में सार्क सम्मेलन के इस सत्र का समापन होगा, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी रात 9:45 बजे काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सेना और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 आतंकी मारे गए। इलाके में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत पाक के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 3 किलोमीटर दूर ये आतंकी एक पक्के बंकर में छुपे हुए थे और रुक रुक कर फायरिंग कर रहे थे। आतंकवादियों की फायरिंग में एक सेना का जवान शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि ये आतंकी मारुति कार में सवार होकर आए थे और इनकी संख्या 4 से 6 है। जिस पर बंकर में ये छुपे हुए हैं उसका निर्माण भारत ने 1971 की लड़ाई के दौरान करवाया था। फिलहाल सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ कई घंटों से गोलीबारी लगातार चल रही है। आतंकी बंकर में छुपे हुए हैं। पूरे इलाके को सेना के जवानों ने घेर लिया है। बड़गांव मुठभेड़ में 2 निर्दोष युवकों के मारे जाने के लिए सेना के जवान दोषी पाए गए हैं। भारतीय सेना जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत 9 लोगों को दोषी ठहराया गया है। 53 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों पर 2 निर्दोष युवकों को मारने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने बड़गांव
में 2 जवानों के मारे जाने के बाद इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि इसके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के मद्देनजर सेना ने लोगों से अपील की थी कि वो धैर्य रखें, जो भी इस हत्या का दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मारे गए दोनों निर्दोष युवकों के परिजनों को सेना ने 10-10 लाख रुपए की मुआवजे भी देने की घोषणा की है। मुठभेड़ में घायल 2 अन्य युवकों के परिजनों को सेना ने 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। संसद का वैसे तो शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन दोनों सदनों में इन दिनों माहौल बहुत ही गर्म है। काले धन के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है और खाताधारकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग पर अड़ गए हैं। वहीं विरोध में टीएमसी सांसद काले शॉल पहनकर संसद पहुंचे यहां पर और प्रदर्शन किया गया उनकी तरफ से। बुधवार को भी विदेशों में जमा काले धन के मुद्दे दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर उठाए और हंगामा किया। ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन को बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत काम कर रहे हैं। कुल 627 में से 427 विदेशी खातों की पहचान की जा चुकी है। इनके खिलाफ जांच जारी है। 250 खाताधारकों ने विदेशों में खाते की बात मानी है। राज्यसभा में काले धन पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि दुविधा यह है कि अभी खाताधारकों के नाम नहीं बताए जा सकते। उधर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फिल ह्यूज का अस्पताल में निधन हो गया। 2 दिन पहले शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान सिर में गेंद लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को मैच के दौरान न्यू साउथ वेल्स के गेंदबाज सीन एबॉट की गेंद उनके सिर पर कान के पास लगी थी, जिसके बाद वे पिच पर ही गिर गए थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान जारी कर घटना की पुष्टि की है। 25 वर्षीय फिल ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 26 टेस्ट खेले थे, जिनमें 32.65 की औसत से 1535 रन बनाए थे। इस दौरान 3 शतक और 7 अर्धशतक लगाए थे। वहीं ह्यूज ने 25 वनडे में 35.91 की औसत से 826 रन बनाए थे। इसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। भारत के खिलाफ 4 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट श्रृंखला में भी ह्यूज को शामिल किया गया था। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।